Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting the very important topic of quantum chemistry that caused the failure of the classical mechanics at the base of the mechanics, quantum chemistry. और वो जो टॉपिक है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो जो आज का कंटेंट है वो है ब्लैक रेडिएशंस एंड लॉज ऑफ ब्लैक रेडिएशंस। तो इस लेक्चर में हमने जो स्टडी करना है, पहले तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द फेलियर ऑफ द क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स मीन कौन से पॉइंट हैं जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती, और उसके बाद फिर हम देखेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और इसके डिफरेंट जो लॉज हैं, जिसमें रेले जीन्स लॉ है और प्लांक रेडिएशंस लॉ है, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टिफमैन बोल्ट्जमैन लॉ, और इसके बाद एंड पे हम इस टॉपिक की समरी को देखेंगे। सो फर्स्ट वी सी द फेलियर ऑफ द क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स को हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं। दिस मैकेनिक्स फेल्ड टू एक्सप्लेन द फिनोमेना लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस, और इनके अलावा अदर फिनोमेना like Compton effect, quantum mechanical tunneling, Raman effect, etc. These are the such phenomena that cannot be explained by a classical mechanics. तो लिहाजा ज़रूरत पड़ी एक और साइंस की that can explain these topics. So quantum mechanics explain well these above phenomena. तो इन फिनोमिना को जो क्वांटम मैकेनिक्स है वेल एक्सप्लेन करती है। तो सबसे पहले हमने जो स्टडी करना है आज के टॉपिक में वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एंड इट्स डिफरेंट लॉज। ब्लैक बॉडी है क्या चीज़, इसकी डेफिनेशन: अ ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल बॉडी विच अलाउज द होल ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन टू पास इनटू इटसेल्फ। अपने अंदर ऑल टाइप्स की रेडिएशंस को एंटर होने देती है विदाउट रिफ्लेक्टिंग द एनर्जी, बगैर किस एनर्जी को रिफ्लेक्ट किए, एंड एब्जॉर्ब विद इन इट सेल्फ दिस होल इंसिडेंट रेडिएशन। और उसकी खूबी क्या है कि सारी की सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखती है विदाउट पासिंग ऑन द एनर्जी, और इसमें से एनर्जी पास नहीं होगी। दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड for radiations corresponding to all wavelength and to all angles of incidence। और ये जो प्रॉपर्टी है ब्लैक बॉडी की वो स्पेशली वो ये है कि जितनी किस्म की वेवलेंथ की रेडिएशन आएगी और जिस एंगल में पड़ेंगी वो सब को इसने एब्जॉर्ब कर लेना है। Therefore the black body is an ideal absorber of incident radiations। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है एब्जॉर्बर है, जो भी रेडिएशन इसके ऊपर फॉल करेगी उसको इसने एब्जॉर्ब कर लेना है। सो ब्लैक बॉडी इज एन ऑब्जेक्ट कैपेबल ऑफ इमिटिंग एंड एब्जॉर्बिंग ऑल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन यूनिफॉर्मली। तो एट द एंड क्या हुआ, ब्लैक बॉडी एक ऐसा जिस्म हुआ जो हर किस्म की रेडिएशंस को, हर किस्म की फ्रीक्वेंसी मीन रेडिएशन हर फ्रीक्वेंसीज की, उनको एब्जॉर्ब करने और उनको इमिट करने की टेंडेंसी रखती है। अ गुड अप्रोक्सीमेशन टू अ ब्लैक बॉडी इज अ पिन होल इन एन एम्प्टी कंटेनर मेंटेन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये इसके एक एग्जांपल हम दे रहे हैं कि ये कंटेनर है और इसके अंदर एक पिन होल है, जो भी रेडिएशन आएंगी इसमें से पास होंगी, और ये इस तरह ये कोलाइड करने के बाद इंटरनली
these radiations are absorbed. Any radiation passing into the holes has been absorbed and re-emitted inside so many times that it has come to thermal equilibrium with walls. तो इस तरह ये इनसाइड द बॉडी ही रिफ्लेक्ट होती रहेगी, इमिट होती रहेगी, और एट द एंड इट विल बी एब्जॉर्ब्ड इनसाइड द कैविटी. एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन. एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ ब्लैक बॉडी कैविटी. अब ये ब्लैक बॉडी हमने देखा, इसकी कैविटी के अंदर एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन को देख रहे हैं. द फिगर गिवन शोज एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ ब्लैक बॉडी कैविटी एट सेवरल टेम्परेचर्स. जी, इसको अगेन सुने. द फिगर गिवन बिलो, अभी पिक्चर मैं दिखाऊंगा. इसमें देखेंगे कि जो एनर्जी वो शो करती है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ ब्लैक बॉडी कैविटी एट सेवरल टेम्परेचर मुख्तलिफ टेम्परेचर पे एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन. इट डिस्क्राइब्स हाउ द एनर्जी डेंसिटी increases in the region of shorter wavelength as the temperature is raised. इसका मतलब ये है कि जैसे ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे जो है रेडिएशन जो इमिट होंगी उनकी वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर होगी. एंड हाउ द पीक्स शिफ्ट टू शॉर्टर वेवलेंथ, और इस तरह जो पीक है इट विल बी शिफ्ट टुवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ. द टोटल एनर्जी डेंसिटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर एज टी रेज़ पावर 4. ये है जी कि जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये लाइन जो है इंक्रीज कर रही है कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो उनसे जो रेडिएशन इमिट हो रही है उनकी एनर्जी जो है वो भी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है मीन. और इस तरह जो पीक है इट विल मूविंग टुवर्ड द लेफ्ट साइड, और ये वेवलेंथ भी शॉर्टर होता जाएगा और पीक जो है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट होती जाएगी. मीन पहले पीक यहाँ है, इस केस को ले लें, और नेक्स्ट पीक जो है वो इस साइड पे है, और नेक्स्ट पीक जो है इस साइड पे है. इट इज मूविंग टुवर्ड द लेफ्ट साइड. और इस फिगर में हम देखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन इमिट होती हैं उनकी इंटेंसिटी का टेम्परेचर के साथ, वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है. द इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड रेडिएशन एंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी एज शोन इन फिगर. अब ये फिगर जो है क्लियर कर रही है कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन मीन जो ब्लैक बॉडी से रेडिएशन इमिट हो रही है उनका जो मेन डिपेंड है वो किस पे है, वेवलेंथ पे. जो रेडिएशन इमिट हो रही है उनकी वेवलेंथ पे, मीन रेडिएशन ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो इमिट हो रही है उनकी इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, इमिटेड रेडिएशन की वेवलेंथ, और इमिटेड रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पे. तो यहाँ केस है हमारे पास एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, तो उसको अगर हम हीट करें तो उसकी जो रेडिएशन इमिट हो रही है मीन रेडिएशन इंटेंसिटी की पीक ये है लैम्डा मैक्स, ये है दिस वन पॉइंट लैम्डा मैक्स. ये जो डॉट है लैम्डा मैक्स को शो कर रहा है, यानी कि 2000 केल्विन पे अगर जब हम बॉडी को हीट करते हैं तो ये यहाँ जो है ना जो उसकी इमिशन है वो हमें नज़र नहीं आएगी, बिकॉज दिस पीक इन लाइज इन द रीजन ऑफ इंफ्रारेड रीजन. दिस इज द इंफ्रारेड रीजन. अच्छा, अब इसी बॉडी को हमने फर्दर हीट किया. अब फर्दर हीट किया कि उसका टेम्परेचर हमने 3000 कर दिया. 3000 पे इंटेंसिटी बढ़ गई, लेकिन स्टिल दिस इज इन अ इंफ्रारेड रीजन एंड इट इज नॉट विजिबल, हमें नज़र नहीं आएगी. और जब हम उस बॉडी को 4000 पे केल्विन पे हीट करते हैं तो उसका लैम्डा मैक्स आता है दिस इज इन अ विजिबल रीजन, और ये हमें रेड नज़र आएगी. और इसी तरह इसको हम फर्दर जो हीट करेंगे तो फर्दर जो है इसके कलर जो वो चेंज हो जाएगा, येलो हो जाएगा, और इट विल ऑक्यूपाई इन अ विजिबल रीजन. और इसी तरह देखें इसको गौर से तो जो है शॉर्टर वेव लेंथ की तरफ
और पीक जो लैम्डा मैक्स मूविंग टुवर्ड द लेफ्ट। और इसके बाद नेक्स्ट हीट करेंगे, एक्सपेरिमेंटल जब हम हीट करते हैं तो इसकी जो है फिर नेक्स्ट अल्ट्रावायलेट रीजन में ऑक्यूपाई करेगी। इसकी आप इस तरह एग्जांपल ले सकते हैं कि एक लोहे का रॉड हो, इसको जब जो है ब्लैक मैन जो है लोहार जब इसको हीट करता है तो उसका देखें कि विद पैसेज ऑफ टाइम, अब उसको गौर से देखें, उसका कलर जो है ना वो चेंज होता जाएगा। तो ये भी एक किस्म की देखें ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की एग्जांपल है। नेक्स्ट वी सी इसी फिगर के बारे में बताया गया है कि दिस फिगर शोज दैट एज द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी increases the intensity of the emitted radiations also increases। नेक्स्ट जो है कंटेंट वो है लॉज ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। इसमें हमने डिफरेंट लॉज को देखना है कि वो लॉज ब्लैक रेडिएशंस को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। उनमें से फर्स्ट जो है वह है रिले जीन लॉ। The explanation of black body radiations was a major challenge for 19th century scientists। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, and in due course it was found to be beyond the capability of classical mechanics। और जो क्लासिकल मैकेनिक्स का के बस का रोग नहीं था कि वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन कर सके। फिजिस्ट लॉर्ड रिले ये साइंटिस्ट हैं, स्टडी इट, इसने स्टडी किया ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को थ्योरेटिकली फ्रॉम अ क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसने स्टडी किया, एंड थॉट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एज अ कलेक्शन ऑफ ओसिलेटर्स ऑफ ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज। और उसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना, एक्चुअली दिस इज अ कलेक्शन ऑफ ओसिलेटर्स ऑफ ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज। मीन ओसिलेटर मीन कोई पार्टिकल हो, उसको टेम्परेचर दें और वो वाइब्रेट करें, ओसिलेट करें अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो यही बोला गया, उसके मुताबिक ब्लैक बॉडी के अंदर जो एटम्स हैं वो ओसिलेटर के तौर पर काम करते हैं। तो इट मीन ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज जो है उसके अंदर मौजूद है, वो पार्टिकल्स, वो ओसिलेटर्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के होते हैं और उनकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ही रिगार्डेड द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू is the result of the electromagnetic oscillator of that frequency had been excited as in given in figure। जो अभी हम फिगर में देखते हैं, उसने क्या बोला, उसने ये रिगार्ड किया, अज्यूम किया कि जो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी मीन कोई किसी फ्रीक्वेंसी म्यू की जो रेडिएशंस हैं जो प्रोड्यूस हो रही हैं, एक्चुअली उस कैविटी के अंदर, ब्लैक बॉडी के अंदर उस फ्रीक्वेंसी का ओसिलेटर जो है ना वो ओसिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसके रिजल्ट में मीन लेट सपोज अगर न्यू 1 फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन है तो इट मीन वहाँ ओसिलेटर जो है जो ओसिलेट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी भी न्यू 1 होगी। ये एग्जाम्पल है उसकी कि लेट सपोज एक ये है फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस हो रही है, ये इस कैविटी के अंदर है, बॉडी के अंदर है, कोई पार्टिकल ओसिलेट कर रहा है। तो अब इस ए को और बी को अगर कंपेयर करें तो ए जो है ये स्ट्रॉन्गर फ्रीक्वेंसी की वेव जा रही है, इसका जो लैम्डा है वो शॉर्टर वेवलेंथ का है, मीन वेवलेंथ शॉर्टर है, और बी जो है वहाँ वेवलेंथ लॉन्गर है, फ्रीक्वेंसी लो है। तो इट मीन ये जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है वो एक ऐसे ओसिलेटर से प्रोड्यूस हो रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी स्ट्रॉन्गर है और इसकी वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर है, मीन उसकी एनर्जी ज़्यादा है। और इसी तरह इस केस में, बी के केस में, जो ओसिलेटर मूव कर रहा है उसकी जो एनर्जी कम है और जो वो फ्रीक्वेंसी भी उसकी कम है, तो इस तरह वो लॉन्गर वेवलेंथ की जो है रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा।
रेले यूज द इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल। इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल का मतलब है हर मोड ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसको बोलते हैं, एक डिटेल टॉपिक है इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल को प्रूव करने के लिए। तो बहरहाल उसमें ये है कि हर मोड ऑफ वाइब्रेशन, रोटेशन या ट्रांसलेशन कोई भी है तो उसके साथ एक एनर्जी लिंक करती है। तो उस एनर्जी को वो हम हाफ के टी से करते हैं और उसको जब एवरेज लेते हैं तो एवरेज एनर्जी ऑफ ईच ऑसिलेटर एज अ के टी। तो ये इक्विपार्टीशन का जो है ना कंसेप्ट इसने यूज़ किया। सो उसने ये कंसेप्ट दिया क्या है कि इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए टू कैलकुलेट एवरेज एनर्जी ऑफ ईच ऑसिलेटर एज के टी, उसकी हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन टी जो है वो टेम्परेचर है और के जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हुआ, तो उसको अगर हमें मालूम हो जाए तो हम उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। देन विद माइनर हेल्प फ्रॉम जेम्स जीन्स, ये एक और साइंटिस्ट है, रेले का जो है ना वो इक्विपार्टीशन कंसेप्ट से इसने अपना कंसेप्ट यूज़ किया और साथ ही उसने हेल्प ली जेम्स जीन से, और ही डिराइव्ड एट द रिले जीन ला, और इन्होंने इट मीन दोनों के कंट्रीब्यूशन से एक जीन ला बना, रिले जीन ला, और इसको हम कंबाइन भी किया हुआ है और इसको है डेल्टा ई इज इक्वल टू रो डेल्टा लेमडा, जो रो है यहाँ 8 पाई के टी ओवर लेमडा रेज पावर 4 है। रो रो दिस इज द डेंसिटी ऑफ द स्टेट्स। डेंसिटी ऑफ द स्टेट्स मीन उस एनर्जी से रिलेटेड कितनी स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। मीन एनर्जी और इसका डेल्टा ई का जो दरमियान रिलेशन है उसके जो है प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम रो से भी शो कर रहे हैं। एंड दिस रो इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बिटवीन डेल्टा लैम्डा एंड द एनर्जी डेंसिटी in the range of wavelength between lambda and lambda plus delta lambda। तो यानी कि हम एक लैम्डा मीन वेवलेंथ है, रेडिएशन जो इमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ अगर चेंज हो रही है लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा, तो उससे जो है अपना उसकी जो एनर्जी है और इन दोनों के दरमियान का रिलेशन जो है ये हमें शो करती है ये इक्वेशन, और उसमें जो रो है उसका एक अपना रोल भी है एज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के तौर पर। और इसमें जो के है दिस इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और इसकी वैल्यू यहाँ है 1.381 मल्टीप्लाई 10⁻23 जूल पर केल्विन। यूनिट ऑफ के ये आप चीज़ें देख लेंगे, और यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी, और इसके साथ नेक्स्ट हम देखते हैं फेलर ऑफ रिले जीन ला। ये फेल क्यों हुआ? एक्चुअली रिले जीन ला इज अ क्वाइट सक्सेसफुल एट लॉन्गर वेवलेंथ। ऐसी फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस की जो लो फ्रीक्वेंसी हो, वेवलेंथ लॉन्गर हो, इट मीन जो बॉडी मूव कर रही है, ऑसिलेटर मूव कर रहा है, उसकी एनर्जी कम हो। अनफॉर्चुनेटली इट फेल्स बैडली एट शॉर्टर वेवलेंथ। जब ऑसिलेटर हाई एनर्जी के आते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है और उनसे जो रेडिएशन इमिट होती हैं वो शॉर्टर वेवलेंथ की होती हैं और हाई फ्रीक्वेंसी के होते हैं, तो उनको एक्सप्लेन करने में ये नाकाम हो जाता है। दस एज लैम्डा डिक्रीजेज, इमिटेड रेडिएशन का लैम्डा डिक्रीज करता है और रो जो है इनक्रीजेज विदाउट गोइंग थ्रू अ मैक्सिमम। जो रो ये बढ़ जाता है, मैक्सिमम होके पे डाउन नहीं होता। ये इसका एक ड्रॉबैक है एज शोन इन अ फिगर। ये एक फिगर में भी शो किया गया है। ये है जी, जैसे जैसे रेडिएशन जो इमिट हो रही है ऑसिलेटर से उनकी वेवलेंथ शॉर्टर होती जा रही है, मीन हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इमिट हो रही है, तो उसका लैम्डा जो है वो मूविंग टुवर्ड द लेफ्ट, और एक लैम्डा मैक्सिमम जाके पे डाउन होता है। लेकिन दिस इज अ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। रिले क्या कहता है कि जैसे जैसे आप ऑसिलेटर की जो ब्लैक बॉडी के अंदर ऑसिलेटर है उसकी एनर्जी
बढ़ती जाएगी, उनकी ओसिलेशन बढ़ती जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, वेवलेंथ शॉर्टर होता जाएगा और एनर्जी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी, तो ये कम नहीं हो रही। लेकिन एक्सपेरिमेंट ये बताता है एक मैक्सिमम जाने के बाद फिर डाउन होती है। इसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ भी बोलते हैं। द रेले जीन्स लॉ एंड अबव इक्वेशन प्रीडिक्ट्स एन इनफिनाइट एनर्जी डेंसिटी एट शॉर्टर वेवलेंथ। वो ये कहता है कि जैसे जैसे वेवलेंथ शॉर्टर होती जाएगी तो एनर्जी क्या होती जाएगी, इनफिनाइट हो जाएगी और बढ़ जाएगी, ये एरो निकल जाएगा और ये पीक जो है इस मीन बाउंड्री को क्रॉस कर जाएगी, बहुत हाई वैल्यू तक चली जाएगी। दिस अप्रोच टू इंफिनिटी इज कॉल्ड द अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। फिगर से रिलेटेड है और वैसे इसी को हम दोबारा इसको एक्सप्लेन करें अगर तो सो वी कैन राइट हियर, इसको हम अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ की एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हैं। द अबव इक्वेशन प्रिडिक्ट मीन जो अभी इक्वेशन अबव हमने शो की वो उसके मुताबिक प्रिडिक्ट दैट ओसिलेटर्स ऑफ वेरी शॉर्टर वेवलेंथ, ऐसे ओसिलेटर जिसकी जो ओसिलेशन जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ की है, दे बिलोंग टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या एक्सरे या गैमा रेज आर स्ट्रांगली एक्साइटेड। क्या होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक्साइटेड होते हैं वो ओसिलेटर, वो एटम, इवन एट रूम टेम्परेचर। दिस एब्सर्ड यानी कि ये दिस स्ट्रेंज रिजल्ट जो है which implies that a large amount of energy is radiated in the high frequency region of the electromagnetic spectrum. This is called ultraviolet catastrophe. तो ये इस तरह तो सिस्टम ड्रॉप हो जाना चाहिए, जितनी इतनी एनर्जी अब बढ़ जाए, रिले जीन ला ठीक होता तो ये तो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती और एज अ रिजल्ट ब्लैक बॉडी फट जाती। यही कह सकते हैं ना, जब इतने एटम्स की ओसिलेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होना तो उसको ब्लास्ट कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन एक्सपेरिमेंट ये कहता है उसके बाद जो है ना ये फॉल डाउन हो जाती है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स कहती है इवन कूल ऑब्जेक्ट्स शुड रेडिएट इन द विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन्स। इवन के ठंडी बॉडीज मीन जिसका टेम्परेचर लो वो भी विजिबल रीजन में और अल्ट्रावायलेट रीजन में रेडिएट कर सकती हैं। सो ऑब्जेक्ट्स शुड ग्लो इन द डार्क, तो लिहाजा बॉडी को ग्लो करना चाहिए। देयर शुड इन फैक्ट बी नो डार्कनेस, इसका मतलब है वहाँ कोई अंधेरा ही नहीं होगा। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स का भी कंसेप्ट था। अब यहाँ हम एक कंपैरिजन दिया है क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स का कि यही है क्लासिकल मैकेनिक्स रिले जीन लॉ ही को फॉलो कर रही है कि जैसे जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उससे इमिटेड रेडिएशंस की इंटेंसिटी बढ़ रही है और बढ़ती जाएगी मीन एनर्जी बढ़ती जाएगी और फिर एट द एंड बेशक धमाका क्यों ना हो जाए। लेकिन क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स कहती है जैसे जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन का टेम्परेचर बढ़ता है, लैम्डा बढ़ता है अप टू अ मैक्सिमम और इट विल मूव फ्रॉम इंफ्रारेड रीजन टू विजिबल एंड विजिबल टू फिर अल्ट्रावायलेट और इस तरह का रीजन में, और एट द एंड ये डाउन हो जाएगी। देयर इज द गुड फिट एट लॉन्गर वेवलेंथ, यानी कि देयर इज द गुड फिट एट लॉन्गर वेवलेंथ बट एट शॉर्टर वेवलेंथ देयर इज द मेजर डिसएग्रीमेंट। मीन लोअर टेम्परेचर पे लॉन्गर वेवलेंथ पे ये एग्री कर रहे हैं। ये पीक बॉडी है रिले की, क्लासिकल मैकेनिक्स की, बाकियों की भी बॉडी है, क्वांटम मैकेनिक्स की भी बॉडी है। लेकिन जैसी शॉर्टर वेवलेंथ आती है तो वहाँ जो है ना ये डिसएग्री कर देती है, ये कहते हैं इंक्रीज हो जाता है, ये कहते हैं मैक्सिमम जाने के बाद डाउन हो जाएगा। और रिले जीन कहते हैं अप टू इन्फिनाइट तक चले जाएंगे। लेकिन होता क्या, ब्लैक बॉडी तो वो ये कह रही है कि यहाँ जो एक्सपेरिमेंट है वो डाउन को शो करता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है जी, लॉ है प्लांक्स रेडिएशन लॉ। ये प्लांक्स रेडिएशन जो लॉ है दिस इज द जर्मन, जो इसको हम कहते हैं मैक्स प्लांक लॉ भी बोलते हैं।
जर्मनी से रिलेटेड है, जर्मन थ्योरेटिकल फिजिस्ट है। हु ओरिजिनेटेड क्वांटम थ्योरी, इसने क्वांटम थ्योरी को ओरिजिनेट किया। विच वन हिम दी नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1918 में इन्होंने नोबेल प्राइज भी लिया। दिस लॉ इज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप फार्मुलेटेड in 1900 by Max Planck to explain the spectral energy distribution of radiation emitted by a black body। जी, ये एक जो लॉ है एक्सप्लेन करता है कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जो रेडिएशन इमिट होती है ना, उनकी एनर्जी को, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को। तो ये जो नेक्स्ट जो है ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज किया ना, एक ब्लैक बॉडी ही की डेफिनेशन है कि दिस इज अ hypothetical body that completely absorb all radiant energy falling upon it, reaches some equilibrium temperature and then re-emit at energy as quickly as it absorb it। जितना जल्दी एब्जॉर्ब कर सकती है ये उसको उतनी एनर्जी में इमिट भी कर सकती है। प्लांक ने क्या एज्यूम किया? प्लांक ने ये अज्यूम किया दैट सोर्सेस ऑफ रेडिएशंस आर एटम्स इन अ स्टेट ऑफ ओसिलेशन, के ब्लैक बॉडी के अंदर एटम्स हैं जिनको जो ओसिलेट करते हैं और वही जो है रेडिएशंस का सोर्सेज है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के। एंड द वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ ईच ओसिलेटर मे हैव एनी ऑफ अ सीरीज ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज बट नेवर एनी वैल्यू इन बिटवीन। उसने ये बोला कि जो ओसिलेटर वाइब्रेट करता है ना, उनकी एक एनर्जी है, डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जी के दरमियान, मीन एनर्जी लेवल के दरमियान वो ओसिलेट करता है, लेकिन उनकी इन बिटवीन नहीं है। यानी कि ये हम इसको नेक्स्ट मजीद पॉइंट इसका देखते हैं कि मीन कहने का मतलब ये है कि ख़ास किस्म की अमाउंट एनर्जी इमिट होगी, लेकिन जिस तरह वो हम क्वांटम का कंसेप्ट यहाँ ले आएंगे, क्वांटम का E इक्वल टू एच न्यू, ये नहीं है कि हाफ एच न्यू हो एनर्जी जो है। तो बहरहाल कि वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ ईच ओसिलेटर मे हैव एनी ऑफ अ सीरीज ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज है, डिस्क्रीट वैल्यूज बट नेवर इन बिटवीन वैल्यूज। ही अज्यूम्ड, उसने अज्यूम किया दैट रेडिएशन एनर्जी इज इमिटेड not continuously but rather in discrete packet of energies, discrete packets जिसको हम क्वांटम का नाम देते हैं। क्या अज्यूम किया उसने कि जो रेडिएशन इमिट हो रही है ना, वो कंटिन्यूसली नहीं हो रही, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अगेंस्ट है। क्या कह रहा है कि बल्कि ये डिस्क्रीट पैकेट्स की एनर्जी, पैकेट एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू, मीन एनर्जी जो इमिट होगी वो न्यू पे डिपेंड कर रही होगी, फ्रीक्वेंसी पे, जो अंदर फ्रीक्वेंसी के साथ एटम मूव कर रहा है जिस फ्रीक्वेंसी से, उसी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उसको हम बोलते हैं क्वांटा। दिस प्रपोजल इज क्वाइट कंट्रेरी टू द व्यू पॉइंट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है? ऑन विच इक्व पार्टीशन प्रिंसिपल की बेस पे है, और उसने रेले जीन्स लॉ के बेस पे है, और उसने क्या कहा? इन विच ऑल पॉसिबल एनर्जीज आर अलाउड। उसने कहा हर किसी की एनर्जी पॉसिबल है, जो कि ये रॉन्ग बात है, उसकी गलत बात है। द एनर्जी E ऑफ द क्वांटम इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, और वो फार्मूला है H इज इक्वल टू E इज इक्वल टू एच न्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला और जो क्वांटम केमिस्ट्री की जान है। द क्वांटिटी जो है H जो है, इसको कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, और एक यूनिवर्सल कांस्टेंट इसको माना जाता है, और इसकी अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है वो 6.62607 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल सेकेंड है। प्लांक्स लॉ फॉर एनर्जी E लैम्डा रेडिएटेड पर यूनिट वॉल्यूम बाय अ कैविटी ऑफ अ ब्लैक बॉडी इन द वेवलेंथ इंटरवल lambda to lambda plus delta lambda can be written in term of Planck's constant, speed of light and Boltzmann constant and the absolute temperature।
कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो प्लांक्स लॉ है उसको हमने लिख सकते हैं कि एनर्जी कितनी इमिटेड होगी एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन का वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम से जो एनर्जी इमिट हो रही है, और उसका लिंक किन किन के साथ है, किन पैरामीटर के साथ है। वो पैरामीटर क्या है जी? प्लांक्स कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और उसको इस इक्वेशन में शो किया गया है। इसको बोलते हैं ई लैम्डा, मीन एनर्जी जो इमिट हो रही है किसी जिस भी वेवलेंथ पे, खास वेवलेंथ पे, और उस वेवलेंथ मीन जो अंदर ऑसिलेटर मूव कर रहा है और जो रेडिएशन इमिट कर रहा है उसकी एनर्जी दैट इज रिलेटेड विद वेवलेंथ। तो ई लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी ओवर एच लैम्डा रेज़ पावर 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्सपोनेंट एच सी के टी लैम्डा माइनस 1, और इसमें एच प्लांक कांस्टेंट हुआ, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा हुआ जो लैम्डा के साथ रिलेट कर रहा है। जितना लैम्डा ज़्यादा होगा मीन जितना ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम होगी, और अगर ये कम होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी। और यहाँ फिर दोबारा एच प्लांक कांस्टेंट, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर एटसेट्रा, ये चीज़ें इस जो है प्लांक्स लॉ को एक्सप्लेन कर रही है। यहाँ हम देखते हैं एक्चुअली जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रेडिएशन इमिट हो रही है तो उनकी एक ब्राइटनेस है, जिसको हमने यहाँ एक सब हेडिंग दे दी है, फॉर्म्स ऑफ ब्राइटनेस। फॉर्म ऑफ ब्राइटनेस मीन जो रेडिएशन इमिट हो रही है उसकी इंटेंसिटी भी हम कह सकते हैं, एनर्जी भी कह सकते हैं। तो इसको हम लिंक करते हैं, ये दो फार्मूले देखते हैं इन टर्म ऑफ वेवलेंथ और इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। द ब्राइटनेस जिसको हम बी न्यू बोलते हैं, मीन इन टर्म ऑफ, जब हम देखेंगे इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ब्राइटनेस इन टर्म ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इसको बोलेंगे। और इसको हम मोर प्रॉपरली नोन एज अ स्पेसिफिक ब्राइटनेस भी इसको बोलते हैं। और है क्या ये चीज़? इज द इंटेंसिटी ऑफ अ रेडिएटिंग सोर्स। जो रेडिएटिंग सोर्स है, जो रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी इंटेंसिटी है एक्चुअली। आल्सो कॉल्ड द रेडियंस, इसको रेडियंस भी बोलते हैं या सरफेस ब्राइटनेस भी बोलते हैं। वी हैव टू फॉर्म्स ऑफ ब्राइटनेस, इसकी दो फॉर्म्स हैं। नंबर 1 एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, तो ये होगी आई लैम्डा टी और 2h न्यू सी स्क्वायर लैम्डा रेज़ पावर 5 1 अपन एच सी एक्सपोनेंट एच सी ओवर लैम्डा के टी माइनस 1, और ये है इन टर्म ऑफ वेवलेंथ। जैसे जैसे वेवलेंथ कम हो रही है, शार्ट हो रही है, तो उसकी जो है ब्राइटनेस है वो बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है। तो ये कब होता है? जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, तो तब ये हमें चीज़ मिलेगी, हमें ये केस मिलेगा। और दूसरा है इन फॉर्म्स ऑफ एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो ये यहाँ हम लैम्डा की बजाय फ्रीक्वेंसी यहाँ पुट कर दी इसी क्वेश्चन में, और ये भी यही बता रही है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो उसकी जो है वेवलेंथ भी ब्राइटनेस भी बढ़ रही है। ये मुख्तलिफ टेम्परेचर पे शो की गई है। द प्लांक लॉ जो है गिव्स डिस्ट्रीब्यूशन दैट पीक्स एट अ सर्टेन वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, the peak shift to shorter wavelength और हाई फ्रीक्वेंसी। मीन जो डिस्ट्रीब्यूशन है पीक्स की वो डिपेंड कर रही है वेवलेंथ पे और फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वो हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ पीक जाएगी। ये पीक यहाँ है, यहाँ और यहाँ। और पिछले केस में क्या है कि वहाँ शॉर्टर वेवलेंथ के है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और ये इस केस को देखें, और यहाँ जो है फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर बढ़ाने से जो लैम्डा है इट इज लैम्डा मैक्स मूविंग टुवर्ड द लेफ्ट, और ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाएगा। और इन टर्म ऑफ हम फ्रीक्वेंसी देखें तो हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएगा ये पीक जो है।
एरिया अंडर द कर्व ग्रोज रैपिडली विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और ये डिपेंड किस पे कर है? टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर हाई होगा ब्लैक बॉडी का, जो फ्रीक्वेंसी इमिटेड होगी वो हाई फ्रीक्वेंसी की होगी और उसकी वेवलेंथ क्या होगा? शार्टर होगा। और नेक्स्ट जो है दैट इज द वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ रेडिएशंस। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेट दैट ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व, जो ब्लैक रेडिएशन कर्व बन रही हैं फॉर डिफरेंट टेम्परेचर विल पीक एट डिफरेंट वेवलेंथ, और उसकी मुख्तलिफ पीक जो है मुख्तलिफ वेवलेंथ पे होंगी, दैट आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के क्या है? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की जो पीक्स हैं वेवलेंथ की, वो वेवलेंथ शार्टर होती जाएगी और जो पीक की जो वेड्थ है वो भी डाउन होती जाएगी। और ये इसका कंसेप्ट है और उसने इक्वेशन इंट्रोड्यूस करे। इट टेल्स अस एज वी हीट एन ऑब्जेक्ट अप इट्स कलर चेंजेस फ्रॉम रेड टू ऑरेंज टू वाइट हॉट तक चला जाएगा। तो बहरहाल लैम्डा मैक्स और टेम्परेचर जो है वो इनवर्स रिलेशन, टेम्परेचर बढ़ेगा लैम्डा मैक्स जो है वो ये खास तौर पर जो वेड्थ है ना लैम्डा मैक्स की वो डाउन हो जाएगी। ये यहाँ एंड पे भी ये कंसेप्ट आएगा। और नेक्स्ट इसको हम देखते हैं कि वी कैन यूज दिस इक्वेशन टू कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ स्टार्स। इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम स्टार्स का टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? कि बी जो है ये एक कांस्टेंट है, जो इसकी वैल्यू इसको हम वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट भी बोलते हैं और इसकी एक खास वैल्यू है और ये वैल्यू है दैट इज़ 2.897768 इंटू 51 मल्टीपल है 10⁻³ जो है ये इसकी वैल्यू, या ओवरऑल हम ये कह सकते हैं दिस इज द वैल्यू ऑफ द वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। और ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं और लैम्डा मैक्स हम स्टडी करते हैं स्टार्स का, वो यहाँ पुट करके वी कैन कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ स्टार्स। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज 5778 केल्विन है। दिस टेम्परेचर करस्पॉन्ड टू अ पीक एमिशन, जो उसका लैम्डा मैक्स था 502 नैनोमीटर, ये यहाँ बताया गया सन के लिए। तो ये इस तरह ये वैल्यूज़ की हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ सॉरी लैम्डा मैक्स की अपना बी जो है एक कांस्टेंट है और बी की वैल्यू जो है ना हाँ बल्कि यही है इक्वल टू दिस वन, और इसी को हम यूज़ करते हुए हम किसी भी स्टार का टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं जिस तरह सन का टेम्परेचर कैलकुलेट किया गया। यहाँ एक ब्राइटनेस का भी कंसेप्ट दिया जा रहा है। यहाँ जो वो वेट था ना, पीक की बात हो रही थी, ये पीक है, ये एक लैम्डा मैक्स है ना। लैम्डा मैक्स देखा जाए तो एक इसकी वेट बहुत बड़ी है, ठीक है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये वेट थोड़ी हो जाएगी, पीक बढ़ रही है लेकिन वेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ एक सिंगल पॉइंट बन जाएगा, यहाँ कई पॉइंट बन रहे हैं, यहाँ तो बहुत सारे पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है। इसको भी लैम्डा मैक्स कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, और यहाँ पीक शार्टर हो रही है और यहाँ एक सिंगल पॉइंट की तरफ मूव कर रही है। एज ब्लैक रेडिएशन हीट्स मैक्सिमम लैम्डा वेवलेंथ इमिशन शॉर्टन्स, वो शार्ट होता जाएगा, उसकी पीक शार्ट होती जाएगी एंड एनर्जी रेडिएटेड इंक्रीजेज एट ऑल वेवलेंथ, और एनर्जी जो है जो इमिट हो रही है वो बढ़ती जाएगी, ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी। Failure of Wehn's displacement law. According to Wehn's displacement law, there is the inverse relation between lambda max of radiation emitted by black body and its temperature. यह भी हमने पढ़ा है, लैम्डा मैक्स और टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन है। अच्छा, इसी को हम लेते हैं फॉर एवरी हाई वेवलेंथ, वो रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ क्या है बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर शुड बी वेरी लो। वेवलेंथ ज़्यादा, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होगा। एट वेरी लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर लो है, वी कैन नॉट ऑब्टेन
कंटिन्यूस वेन्स कर्व, जो वेन कर्व की जो कंटिन्यूटी होती है वो हम गेन नहीं कर सकते, उसमें ब्रेक आ जाता है, इवन फॉर अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ फेल्स एट लॉन्गर वेवलेंथ। नेक्स्ट है जी स्टिफमैन बोल्ट्जमैन लॉ। इसको हम स्टेफन्स लॉ भी कहते हैं, सॉरी स्टेफन्स बोल्ट्जमैन लॉ है, और इसको हम स्टेफन लॉ भी कहते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ अ ब्लैक बॉडी इन यूनिट टाइम is directly proportional to the fourth power of the black body thermodynamic temperature। ये क्या कहना चाह रही है, डेफिनेशन क्या हुई कि जो रेडिएशन टोटल एनर्जी जो इमिट हो रही है, टोटल एनर्जी इमिटेड हो रही है ब्लैक बॉडी के यूनिट सरफेस एरिया से इन यूनिट टाइम में, वो किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर रेज पावर 4, जिसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। तो ये है उसकी टोटल एनर्जी इमिशन पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम, और दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट सिग्मा, और ये हुआ टेम्परेचर की पावर 10⁴। जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतनी एनर्जी इमिटेड जो है वो उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। इसमें दिस इक्वेशन जो है या दिस लॉ जो है गिव्स द टोटल एनर्जी बीइंग इमिटेड एट ऑल वेवलेंथ बाय द ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी के अंदर जो बहुत सारे ओसिलेटर्स हैं, किसी की फ्रीक्वेंसी क्या और किसी की क्या, तो हर फ्रीक्वेंसी वाला ओसिलेटर रेडिएशन इमिट कर रहा है ना, तो सारी एनर्जी जो है वो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इट एक्सप्लेन द ग्रोथ इन द हाइट ऑफ द कर्व एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, और ये कंसेप्ट बताते हैं जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो उसकी जो हाइट है कर्व की वो भी बढ़ती जाएगी। और उसमें जो सिग्मा है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और उसको हम स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी बोलते हैं। यहाँ अगर हम कंपेयर करें दीज डिफरेंट लॉज जो यहाँ दिए गए हैं कि कंपैरिजन ऑफ लॉज ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, उसमें यहाँ जो है, यहाँ इस फिगर को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। यहाँ जो है ना ये ब्लू लाइन जो है ना ये वेन्स लॉ को शो कर रही है, और जो ग्रीन है वो पहला अंक लॉ को शो कर रही है, और जो रेड है ये रिले जीन लॉ को। ये है अकॉर्डिंग टू रिले जीन लॉ, ये जो है फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ती जाएगी इमिटेड रेडिएशंस की इंटेंसिटी भी, रेडियंस भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और जबकि वेन्स लॉ जो है वो ये यहाँ उसकी ब्लू है, उसकी जो है ये यहाँ तक जाती है। नेक्स्ट जो है वो शार्टर वेवलेंथ मीन हाई फ्रीक्वेंसी शार्टर वेवलेंथ पे ये इसका स्टॉप आ जाता है, जबकि जो प्लांक्स है ये हमें सेटिस्फाई कर रहा है और इसकी पीक मैक्सिमम जाके मिनिमम हो रही है। दिस इज द कंपैरिजन ऑफ अ रिले जीन्स लॉ विद वेन्स लॉ एंड प्लांक्स लॉ फॉर अ बॉडी ऑफ 8 मिली केल्विन टेम्परेचर पे। उस एक बॉडी को टेम्परेचर जिसका टेम्परेचर 8 मिली केल्विन टेम्परेचर, उसको स्टडी किया गया और ये रिजल्ट मिले। और ओवरऑल अब समरी को देखते हैं कि इसमें क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं। वी कैन कंक्लूड अ ब्लैक बॉडी इज अ थ्योरेटिकल ऑब्जेक्ट दैट एब्जॉर्ब 100% ऑफ रेडिएशन दैट हिट्स इट। जितनी जो एनर्जी हिट करेगी उसको इसने एब्जॉर्ब कर लेना है। देयरफॉर इट रिफ्लेक्ट्स नो रेडिएशन, रेडिएशन को रिफ्लेक्ट नहीं होने देगी। वैसे आम बॉडी की प्रॉपर्टी है, हम आगे एक सूट पहन लें, इस सूट भी हमारा एक जो है ये भी कपड़ा है, ये भी एनर्जी कुछ एब्जॉर्ब करेगा, कुछ इमिट करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ ट्रांसमिट कर देगा, लेकिन इसने एब्जॉर्ब कर लेना है। एंड अपीयर्स परफेक्टली ब्लैक, और ये जो बॉडी है परफेक्टली ब्लैक नजर आएगी।
और इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है, रफली वी कैन से दैट स्टार्स रेडिएट लाइक ब्लैक रेडिएटर्स. This is important. This is important because it means that we can use the theory for black body radiators. Black body radiators की हम theory use करके to infer things about stars. तो हम stars से related भी information gain कर सकते हैं. At a particular temperature, the black body would emit the maximum amount of energy possible for that temperature. तो एक खास टेम्परेचर पे जो उसने मैक्सिमम जो है वो जो ब्लैक बॉडी जो है रेडिएशन इमिट करेगी, और नेक्स्ट आप इसको इंक्रीज करेंगे तो उसकी इमिशन की वैल्यू फिर और चेंज हो जाएगी. ब्लैक रेडिएशंस डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इमिटिंग इट. ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये बॉडी पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि किस पे डिपेंड करती हैं? डिपेंड करती हैं टेम्परेचर पर. इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिपेंड ऑन ओनली वन पैरामीटर यहाँ है, दैट इज द टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी. अब जितना टेम्परेचर जो वेरी करोगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन वेरी हो जाएगी. एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ाओगे, द पीक वेवलेंथ मीन लैम्डा मैक्स की जो वेड्थ है जो इमिट हो रही है बाय द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो वेड्थ जो है वो डिक्रीज कर जाएगी. एज टेम्परेचर, यहाँ इसको हम देख भी लेते हैं, ये है वेड्थ कैसे डिक्रीज हो गई. यही है कि देखें जैसे टेम्परेचर था लेट सपोज 1250 केल्विन, तो ये लैम्डा मैक्स आ रहा है. लैम्डा मैक्स यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर एक यहाँ तक स्ट्रेट लाइन बन रही है, और ये इसकी ब्राइट वेड्थ है, बड़ी है, और एक सिंगल पॉइंट नहीं कह सकते, और यहाँ भी सिंगल पॉइंट नहीं कह सकते. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है 2000 पे हम देखें एक पॉइंट आ रहा है, तो लैम्डा मैक्स की जो वेड्थ है वो डिक्रीज होगी. इसका मतलब ये हुआ इस पॉइंट का. एज द टेम्परेचर इंक्रीज द पीक वेवलेंथ, पीक जो है पीक वेवलेंथ इमिटेड बाय द ब्लैक रेडिएशन डिक्रीज कर जाएगी. एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द टोटल एनर्जी इमिटेड इंक्रीजेस, टोटल एनर्जी बढ़ेगी, बिकॉज द टोटल एरिया अंडर द कर्व इज इंक्रीजेस. कर्व के अंदर जो एरिया है वो भी बढ़ रहा है, तो इसलिए एनर्जी भी उसकी बढ़ जाएंगी. हम देखें ये टोटल एरिया है, ये एक एरिया यहाँ से यहाँ तक ये वाइट, और ये दूसरा एरिया है, और यहाँ जब 750 केल्विन पे तो ये एक एरिया आएगा. दिस इज ओवरऑल एरिया. दिस ये सारा, इसको अगर हम कलर कर देते, सारा एरिया था ये एनर्जी इमिशन का, और 2000 पे और ये एरिया एनर्जी इमिशन का बढ़ गया. द कर्व गेट infinitely close to x axis but never touches it. जो कर्व हमें प्रोड्यूस मिल रही है ना, अगर देखें तो ये एक्स एक्सिस के करीब तो हो जाती हैं, एक्स एक्सिस के करीब. ये देखो इसी पी को ले लें, ये एक्स एक्सिस के करीब होगी है, लेकिन एक्स एक्सिस को टच नहीं करेंगे. इस पी को ले लें, ये भी करीब हो जाएगी लेकिन टच नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे. दिस इज ऑल अबाउट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन. थैंक यू.